मैं पूरे इलाके में बदकिस्मती का चलता फिरता नमूना माना जाता हूँ। मेरे पास से अगर कोई कुत्ता भी निकल जाए तो उसके गिरने के पूरे चांस होते हैं। मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त धोखे में पड़कर म्यांमार बॉर्डर वाले स्कैम कॉम्पाउंड पहुंच गया और मदद की गुहार लगाने लगा। उसे बचाने के लिए मैं अकेला ही उस कॉम्पाउंड में घुस गया। मैंने खुद को उनके हवाले कर दिया। लेकिन पहले ही दिन मेरी रखवाली करने वाला गार्ड बिना किसी वजह के जोर से गिरा और उसकी कई हड्डियां टूट गईं। दूसरे दिन सुपरवाइजर मुझे कंप्यूटर रूम ले गया। वो मुझे ऑनलाइन स्कैम चलाना सिखाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने कीबोर्ड को हाथ लगाया, पूरे कंपाउंड का नेटवर्क सिस्टम क्रैश हो गया। उसी वक्त ट्रांसफार्मर फट गया और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगीं। तीसरे दिन बॉस ने मुझे डांटने की जगह अपने ऑफिस में बुलाया। वो मुझसे कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक ऊपर लगा सीलिंग फैन टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ा। एक ही पल में उसकी हालत ऐसी हो गई कि पूरी जिंदगी याद रखे। सिर्फ 3 दिन में पूरे कंपाउंड में हड़कंप मच गया। जहां भी मैं जाता कोई ना कोई हादसा हो जाता। एक महीने बाद तो स्कैम गैंग का बॉस खुद भारत में पुलिस को फोन करने पर मजबूर हो गया। वो रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज इस आदमी को यहाँ से ले जाओ, इसके साथ इसके दोस्त को भी ले जाओ, हम खुद सरेंडर करने को तैयार हैं। उधर म्यांमार वाले स्कैम कॉम्पाउंड के ऑफिस में मैनेजर कोबरा फोन का रिसीवर कसकर पकड़े बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो बार बार बोल रहा था कि फोन मत काटो, मैं सच में स्कैमर हूँ, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरे पास 200 से ज्यादा लोग हैं, सब तुम्हें सौंप दूंगा, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से कोई प्लेन भेजो, नहीं रॉकेट भेजो। उस जियांग फेंग नाम के मनहूस को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके ले जाओ, चाहो तो हम डबल पैसे भी देंगे। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से सीधा जवाब आया कि फेक पुलिस रिपोर्ट करना भी क्राइम है, और अगर कहानी बनानी है तो कम से कम ढंग की बनाओ। कोई स्कैमर खुद पुलिस को फोन करके सरेंडर नहीं करता। इतना कहकर सामने वाले ने फोन काट दिया। कोबरा गुस्से में फोन उठाकर जमीन पर दे मारा। उसके टुकड़े उड़कर सॉकेट से टकराए। अगले ही पल चिंगारी निकली और पास रखा फिश टैंक जोरदार धमाके के साथ फट गया। महंगी मछलियां फर्श पर तड़पने लगीं। कोबरा डरकर सीधे सोफे पर चढ़ गया। उसने पूरे कमरे का हाल देखा और मेरी तरफ घूरने लगा। मैं आराम से चाय का कप लेकर उसके सामने बैठ गया। फिर बोला कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे अंदर ऐसी बदकिस्मती है जो अपने आप लोगों पर असर करती है। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, ऊपर से पुलिस को फोन करके सरेंडर भी करना चाहा। अब तो पुलिस भी सोच रही है कि तुम लोग उनका मजाक उड़ा रहे हो। कोबरा ने मेरी तरफ लाल आंखों से देखा। उसके चेहरे पे साफ डर दिखाई दे रहा था। वो बोला कि पिछले 3 दिनों से जब भी ठंडा पानी पीने का सोचा, आइस मशीन फट गई। जब भी बाथरूम जाने की कोशिश की, कोई ना कोई हादसा हो गया। वो दांत भींचते हुए कमर से गन निकालने लगा, लेकिन अगले ही पल रुक गया और धीरे से हाथ वापस खींच लिया। उसने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा कि अगर जाने का इतना शौक नहीं है तो अब यहीं रहो। फिर उसने अपने आदमियों को बुलाया और आदेश दिया कि इसे सीधे वाटर प्रिजन में फेंक दो, सबसे नीचे वाली सेल में, जहां से कोई वापस नहीं आता। इस वाटर प्रिजन में चारों तरफ सिर्फ कीचड़ और लाशें थीं। कोबरा ठंडी हंसी के साथ बोला कि अब देखते हैं यहाँ रहकर ये पूरे कॉम्पाउंड को कैसे तबाह करेगा। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि इसे यहीं सड़ने दो। तभी दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। एक आंख से अंधा और लंगड़ाता हुआ मैड डॉग अपने लोगों के साथ अंदर घुस आया। उसने गुस्से में कहा कि इस लड़की की वजह से उसकी टांग टूट गई थी, इसलिए वाटर प्रिजन में भेजने से पहले वो अपना हिसाब बराबर करेगा। कोबरा ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि बेवकूफी मत करो, इसे सीधे नीचे ले जाओ, लेकिन मैड डॉग किसी की सुनने के मूड में नहीं था। मैंने बस एक लंबी सांस ली और चाय का कप नीचे रख दिया। फिर शांत होकर बोला कि अगर मैं इसकी जगह होता तो ये चाबुक कभी नहीं घुमाता। मैड डॉग और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो चिल्लाया कि आज तेरी यही मनहूस जुबान बंद कर दूंगा। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से चाबुक मेरी तरफ घुमा दिया। मैं अपनी जगह से हिला भी नहीं, बस बेबस होकर उसे देखता रहा। तभी चाबुक ऊपर लगे बड़े क्रिस्टल चैंडेलियर के हुक में फंस गया। अगले ही पल पूरा चैंडेलियर टूटकर सीधे मैड डॉग के सिर पर आ गिरा। उसके पास चीखने तक का मौका नहीं मिला। वो कांच और लोहे के टुकड़ों के नीचे दब गया। बाहर सिर्फ उसकी दोनों टांगे दिखाई दे रही थीं। वो भी 2 बार हिली और फिर बिल्कुल शांत हो गई। पूरा ऑफिस एकदम खामोश हो गया। सारे गुंडे मुंह खोले वहीं जमे रह गए। कोबरा डर के मारे सोफे पर चढ़ गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। कांपते हुए उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और चिल्लाया कि इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। ये इंसान नहीं, चलता फिरता आफत है। गार्ड्स ने लंबी डंडी से मुझे धक्का देकर अंधेरे वाटर प्रिजन के अंदर गिरा दिया, फिर फटाफट दरवाजा बंद करके वहां से भाग गए। गंदा पानी मेरे घुटनों तक आ चुका था। मैं संभल कर खड़ा ही हुआ था कि कमरे के कोने से बहुत हल्की आवाज आई। किसी ने मुझे फेंग जी कहकर पुकारा। वो आवाज जानी पहचानी लगी। मैं तुरंत पलटा और बाहर से आ रही हल्की रोशनी में उस आदमी का चेहरा देखा। वो लिन शाओ था। जो लिन शाओ कभी हमेशा जोश से भरा रहता था,
आज उसी की हालत पहचानने लायक भी नहीं बची थी। वो गंदे पानी में सिकुड़कर बैठा था। उसका पूरा शरीर जख्मों से भरा था। चेहरा इतना सूज चुका था कि पहचानना मुश्किल था। उसके हाथ में आधा सड़ा हुआ बन पकड़ा हुआ था। उसे उस हालत में देखकर मेरे अंदर का गुस्सा एकदम भड़क गया। मेरी आंखें भी भर आईं। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसके कंधे पकड़ लिए। लिन शाओ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें पुलिस बुलाने को कहा था। तुम खुद यहाँ क्यों आ गए? तुम भी मारे जाओगे। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और शांत होकर कहा कि मैंने पुलिस को खबर दी थी, लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशन में समय लगता है। मुझे डर था कि तब तक तुम बचोगे नहीं, इसलिए पहले खुद आकर तुम्हें देखने चला आया। लिन शाओ सिर हिलाते हुए बोला कि सिर्फ देखने से क्या होगा? यहाँ आना मतलब सीधे मौत के मुंह में कूदना है। लिन शाओ और भी जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसके चेहरे से कीचड़ साफ किया और मुस्कुराकर कहा कि डर मत, मैं हूं ना। मेरे पास स्पेशल पावर है, ये तो तुम बचपन से जानते हो। लिन शाओ एक पल के लिए चुप हो गया। उसे बचपन से मेरे साथ हुई अजीब घटनाएं याद आने लगी। मिडिल स्कूल में एनुअल फंक्शन के दौरान प्रिंसिपल ने मुझे स्टेज पर बुलाया था, लेकिन जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, पूरा स्टेज टूटकर गिर गया। हाई स्कूल में मैं इंटरनेट कैफे जाकर गेम खेलने वाला था, लेकिन अंदर जाने से पहले ही पुलिस ने रेड मारकर पूरा कैफे बंद कर दिया। लिन शाओ ने बेबस होकर सिर हिलाया। उसने कहा कि इस बार मामला अलग है, इनके पास गन है। इतना कहकर उसने बाहर खड़े गार्ड्स की तरफ इशारा किया। वाटर प्रिजन में हमारे अलावा और भी कई लोग बंद थे। एक आदमी था, आ चियांग। उसकी टांग तोड़ दी गई थी। उसे कंस्ट्रक्शन साइट से काम का झांसा देकर यहाँ लाया गया था। दूसरा एक कॉलेज स्टूडेंट था, चेन फेंग। उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसे भी यहाँ बंद कर दिया गया था। दोनों की आंखों में उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं बची थी। आ क्यांग दीवार से टिक कर बैठा था। उसने भारी आवाज में कहा कि नए लड़के, अपनी ताकत बचाकर रखो। वाटर प्रिजन में आने वाला इंसान बस मरने का इंतजार करता है। उसने ऊपर लटक रही बिजली की तारों की तरफ इशारा किया, फिर बोला कि जब गार्ड्स का मूड खराब होता है तो वो इन्हीं तारों में करंट छोड़ देते हैं। उसके बाद अंदर मौजूद कोई भी इंसान नहीं बचता। मैंने ऊपर देखा। वो तार कभी भी टूटने जैसी हालत में थी। मैंने आराम से आचियांग की तरफ देखा और कहा कि भाई, इतनी टेंशन मत लो। मेरे पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर यहाँ बिजली चली भी तो पहले ट्रांसफार्मर फटेगा या फिर स्विच दबाने वाला खुद ही करंट खा जाएगा। जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो अक्सर मुझसे पहले ही खत्म हो जाते हैं। क्यांग मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं पागल हूँ। उसी वक्त ऊपर का लोहे का दरवाजा खुला। एक गार्ड लड़खड़ाता हुआ नीचे आया। वो पूरी तरह शराब के नशे में था। उसने चेन खोली और हंसते हुए हमारे ऊपर पेशाब करने की तैयारी करने लगा। वो गंदी हंसी के साथ बोला कि लो, मेरी पवित्र दावत पी लो। क्यांग और चेनफेंग गुस्से से भर गए, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। दोनों ने बेइज्जती सहते हुए सिर झुका लिया। लिनशाओ डर के मारे मेरे पीछे छिप गया। मैंने बस भौहें सिकोड़कर उस गार्ड की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी दर्द भरी चीख पूरे वाटर प्रिजन में गूंज उठी। उसके हाथ से शराब की बोतल छूटकर सीधे उसके पैर की उंगलियों पर गिर गई। दर्द से उसका पैर फिसल गया और वो सिर के बल नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसका शरीर सीधे नीचे लटक रही बिजली की तारों से जा टकराया। बिजली की तार पानी से टकराते ही चारों तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। वो गार्ड पानी में बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा। अच्छी बात यह थी कि वो हमसे काफी दूर गिरा था, इसलिए हमारे पास पहुंचते पहुंचते करंट बहुत कम हो चुका था। मुझे और लिनशाओ को बस हल्का सा झटका लगा, लेकिन हम दोनों बिल्कुल ठीक थे। उधर वो गार्ड कुछ ही सेकंड में मुंह से झाग निकालने लगा, फिर बेहोश होकर गंदे पानी में मुंह के बल गिर पड़ा। उसके आसपास सिर्फ बुलबुले उठ रहे थे। पूरा वाटर प्रिजन एकदम शांत हो गया। चांग का मुंह खुला का खुला रह गया। चनफेंग ने कांपते हुए अपना टेढ़ा चश्मा ठीक किया और मेरी तरफ उंगली दिखाकर पूछा कि क्या ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है? मैंने बेबस होकर कंधे उचकाए और कहा कि इसमें मेरी क्या गलती? वो खुद ही फिसला था। देखा, बुरा करने वाला आखिर अपना फल खुद ही पाता है। लेकिन इस घटना ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। कुछ देर बाद ड्यूटी बदलने आए गार्ड्स को सब गड़बड़ लगा। उन्होंने तुरंत अलार्म बजा दिया। पूरे कंपाउंड में सायरन गूंज उठा। हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देने लगी कि कोई भागने की कोशिश कर रहा है। लोहे का दरवाजा जोर से तोड़कर खोला गया। तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ी और कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। इस बार सिर्फ गार्ड्स नहीं आए थे। भीड़ दो हिस्सों में हट गई और टैंक सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसके पीछे कोबरा और कई हथियारबंद मर्सनरी खड़े थे। यही पूरे कॉम्पाउंड का असली बॉस था। वे ये ने पहले पानी में पड़े गार्ड को देखा, फिर मेरी तरफ नजर डाली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई।
उसने भारी आवाज में कहा कि लड़का दिलचस्प है, पहले उस गार्ड को बाहर निकालो, बाकी सबको मैदान में ले चलो। कुछ ही देर बाद हमें कॉम्पाउंड के खुले मैदान में लाया गया। उस वक्त आधी रात हो चुकी थी, लेकिन पूरे कॉम्पाउंड की लाइटें जल रही थीं। सैकड़ों कैदियों को जबरदस्ती उठाकर मैदान के चारों तरफ खड़ा कर दिया गया। सबको ये सजा अपनी आंखों से देखने पर मजबूर किया गया। वह ये एक बड़ी कुर्सी पर आराम से बैठा था। उसके हाथ में सोने की बनी पिस्टल थी, जिसे वो उंगलियों पर घुमा रहा था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि वो किस्मत पर सबसे ज्यादा भरोसा भी करता है और सबसे कम भी। उसने मेरे बारे में सुना था कि मैं बदकिस्मती लेकर घूमता हूँ। उसकी वजह से उसके कई आदमी खत्म हो चुके थे। मैं ठंडी हवा में खड़ा रहा और लिन शाओ को अपने पीछे कर लिया। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर यकीन कर लेना ही बेहतर होता है। वह ये जोर से हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने हाथ का इशारा किया। दो मर्सनरी तुरंत आगे बढ़े और मेरे पीछे खड़े लिन शाओ को पकड़ लिया। लिन शाओ छूटने की पूरी कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। लिन शाओ पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा। मैं उसकी तरफ दौड़ने ही वाला था कि दो मर्सनरी ने तुरंत अपनी गन मेरे सिर पर तान दी। वेये ने लिन शाओ के बाल पकड़कर उसका सिर पीछे खींचा, फिर अपनी पिस्टल उसकी कनपटी पर लगा दी। वो मुस्कुराते हुए बोला कि सुना है, तू बदकिस्मती फैलाता है, चल अब करके दिखा। मैं अभी तेरे इस दोस्त को गोली मारता हूँ, देखते हैं पहले तेरी बदकिस्मती काम करती है या मेरी गोली। लिन शाओ का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरी तरफ देखकर बोला कि फेंग, मेरी चिंता मत करो, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सब देखकर मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वह ये की तरफ देखकर कहा कि जिसकी जो दुश्मनी है वो उसी से निकालो। मैं चाहे जितनी मुसीबत लाता हूँ, लेकिन बेवजह किसी और को इसमें नहीं घसीटता। अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो, उसे छोड़ दो। वेये ने ठंडी नजर से मुझे देखा और बोला कि मेरे सामने सौदेबाजी करने की तेरी कोई औकात नहीं है। उसने आसमान की तरफ एक गोली चलाई, फिर जोर से चिल्लाया कि घुटनों पर बैठ जा, नहीं तो अगली गोली सीधे तेरे दोस्त के सिर में जाएगी। लिन स्याओ घबराकर चिल्लाया कि फंगे, मत झुको, इंसान की इज्जत सबसे बड़ी होती है, ऐसे जानवर के सामने मत झुको। इतना कहते ही पास खड़े एक मर्सनरी ने अपनी गन का बट उसकी पीठ पर पूरी ताकत से दे मारा। लिन शाओ के मुंह से खून निकल पड़ा और वो जमीन पर गिर गया। उसे उस हालत में देखकर मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने दांत भींचते हुए कहा कि ठीक है, मैं घुटनों पर बैठता हूँ। अगर लिन शाओ की जान बच सकती है तो मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। मैंने सिर उठाकर वेइये की तरफ देखा। मेरी नज़र बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। फिर मैंने धीरे से कहा कि सच बताऊं, मैं घुटनों पर बैठना नहीं चाहता, क्योंकि जिस दिन मैं सच में घुटनों पर बैठ गया उस दिन उसका अंजाम तुम सह नहीं पाओगे। अगले ही पल मेरे दोनों घुटने जमीन से टकरा गए। उसी पल ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बंधी कोई अदृश्य जंजीर टूट गई हो। वे ये जोर जोर से हंसने लगा। उसके आसपास खड़े मर्सनरी और बाकी गुंडे भी उसका साथ देकर हंसने लगे। मैंने मन का गुस्सा दबाया और मुंह खोला। मैं उससे लिन स्याओ को छोड़ने की बात कहने ही वाला था, लेकिन तभी वेइये का चेहरा अचानक बदल गया। उसने बिना किसी चेतावनी के मुझे जोरदार लात मारी। मैं संभल भी नहीं पाया और दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं उठने की कोशिश ही कर रहा था कि उसने अपना पैर मेरे चेहरे पर रख दिया। वो ऊपर से मुझे घूरते हुए बोला कि अभी तो तू सिर्फ अपने लोगों से माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठा है, अब मेरे लिए सिर झुकाकर जमीन पर माथा मार। अगर आवाज अच्छी आई तो शायद मैं तेरे दोस्त पर थोड़ा रहम कर दूं। लिन शाओ दर्द से तड़पते हुए जोर जोर से चिल्लाया, फंग जी, मत करो, उसके सामने कभी मत झुको। लिन शाओ को दो हट्टे कट्टे गुंडों ने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वो जरा भी हिल नहीं पा रहा था। मैं जमीन पर पड़ा दूर खून से लथपथ लिन शाओ को देख रहा था। मुझे पता था कि वह ये शायद मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मैं जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने दोनों हाथ जमीन पर टिकाए, धीरे धीरे खुद को उठाया और फिर पूरी ताकत से अपना सिर जमीन पर दे मारा। वे ये हंसते हुए बोला कि इतनी हल्की आवाज, क्या खाना नहीं खाया? जोर से सिर मार, जब तक मैं न कहूं रुकना मत। मैंने फिर सिर पटका, फिर एक बार और। कुछ ही देर में मेरा माथा फट गया, खून बहकर आंखों तक आ गया और मेरी पूरी नजर लाल हो गई, लेकिन मैं फिर भी लगातार सिर झुकाता रहा। वह ये जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने अपने आदमियों से कहा कि सब लोग फोन निकालो, इसका वीडियो बनाओ और पूरे कंपाउंड में भेजो। सबको दिखाओ कि जो मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। मैं बिना कुछ बोले बार बार सिर झुकाता रहा। आखिरकार मेरा शरीर जवाब दे गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। लेकिन वे ये यहीं नहीं रुका।
उसने आते ही मेरी पसलियों पर जोरदार लात मारी। अगले ही पल हड्डी टूटने की आवाज आई। तेज दर्द से मेरा पूरा शरीर सिकुड़ गया। वैये ने ऊबकर सिगार का एक लंबा कश लिया, फिर जलता हुआ सिरा सीधे मेरे हाथ की पीठ पर फेंक दिया। जलने का दर्द इतना भयानक था कि मेरी नसें तक तन गईं, लेकिन मैंने एक आवाज भी नहीं निकाली। मैं बस उसे लगातार घूरता रहा। मेरी वो नजर देखकर वैये खुद बेचैन हो गया। उसने गुस्से में कहा कि तेरी ये नजर बहुत मनहूस है। पहले सोचा था तुझे थोड़ा और जिंदा रखूंगा, लेकिन अब लगता है तुझे अभी खत्म करना पड़ेगा। उसने हाथ हिलाकर आदेश दिया कि तेल का ड्रम ले आओ। ये दोनों भाई साथ मरना चाहते हैं तो इन्हें जिंदा जलाकर सबको तमाशा दिखाते हैं। लिन शाओ ने ये सुनकर धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने अपनी किस्मत मान ली हो। कई मर्सनरी हंसते हुए बड़ा सा पेट्रोल का ड्रम उठाकर हमारी तरफ आए। मैंने बड़ी मुश्किल से आधा शरीर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वे ये अभी मैंने तुम्हारे सामने कुल 9 बार सिर झुकाया है। 9 एक पूरा हिसाब होता है। तुम्हारी किस्मत का कर्ज अब पूरा हो चुका है। अब तुम्हारी बारी खत्म होने वाली है। वह ये एक पल के लिए रुक गया, फिर गुस्से से चिल्लाया कि मरने वाला है फिर भी ड्रामा कर रहा है, जल्दी पेट्रोल डालो। दो मर्सनरी ने पूरा पेट्रोल हमारे ऊपर उड़ेल दिया। तेज गंध और पेट्रोल मेरे जख्मों में लगते ही जलन और बढ़ गई। ताकि मैं भाग न सकूं, आसपास खड़े दर्जनों मर्सनरी ने एक साथ अपनी गन मेरी तरफ तान दी। वह ये मुस्कुराते हुए लाइटर जलाने लगा। उसी आखिरी पल मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वैये ने जलता हुआ लाइटर हमारी तरफ फेंका। वो हवा में घूमता हुआ सीधे हमारी तरफ आने लगा, और तभी जोरदार धमाका हुआ। आग की भयानक लपटें हमारी तरफ आने की बजाय उल्टा धमाके की ताकत से मुझे और लिन शाओ को दूर उछालकर फेंक गई। मैं जोर से कीचड़ में आकर गिरा। मेरे कानों में सिर्फ तेज सीटी जैसी आवाज गूंज रही थी। मैं खांसते हुए बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर सामने देखने लगा। मैंने देखा कि वेये और उसके सारे आदमी धमाके में बुरी तरह उड़ चुके थे। बाद में समझ आया कि उसका फेंका हुआ लाइटर सीधा जाकर एक पुराने जनरेटर में गिरा था, जिसमें पहले से तेल लीक हो रहा था। उसी के पास उनके ग्रेनेड के कई बक्से भी रखे थे। बस फिर क्या था, सब एक साथ फट गया। लिन चाओ मेरे पास पड़ा था। उसने सुन्न चेहरे के साथ पूछा कि फेंग जी, क्या हम मर गए? मैंने दर्द सहते हुए हंसकर कहा कि नहीं, लगता है ऊपर वाला भी मुझे नहीं रखना चाहता। उसे डर होगा कि मैं कहीं वहां भी सब कुछ उड़ा ना दूं। मैंने दर्द सहते हुए लिंसिया को उठाया और तुरंत भागना शुरू कर दिया। जब तक वो लोग होश में आते हम दोनों कॉम्पाउंड के अंदर वाले जंगल की तरफ भाग चुके थे। पीछे से वैये की गुस्से भरी चीख सुनाई दी। उसने चिल्लाकर कहा कि इन्हें जिंदा पकड़ो, मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गोली मत चलाना, कहीं अपने ही लोग फिर से धमाके में ना मर जाएं। तलवार और चाकू से खत्म कर दो। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। बूढ़ा अब पहले से ज्यादा सावधान हो गया था, लेकिन मेरी हालत इतनी खराब थी कि तेज भागना भी मुश्किल हो रहा था। लिन चाओ रोते हुए बोला कि फेंग जी, मुझे छोड़ दो, तुम अकेले भाग जाओगे। मैंने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया, फिर कहा कि चुप रहो। मेरी जिंदगी में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कीमत है तो वो दोस्ती है। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमारे सामने कंपाउंड के बाहर जाने से पहले एक बड़ा माइनफील्ड था। अगर उसे पार कर लेते तभी बचने का मौका था। मैंने सामने लगे खोपड़ी वाले वार्निंग बोर्ड की तरफ इशारा किया और कहा कि हम इसी रास्ते से जाएंगे। लिन शाओ घबराकर बोला कि वहां तो लैंडमाइन है, अंदर गए तो उड़ जाएंगे। मैं मुस्कुराया और कहा कि मेरे साथ अक्सर उल्टा ही होता है। जब मैं किसी माइन पर पैर रखना चाहता हूँ तब वो नहीं फटती, लेकिन जो लोग मुझे पकड़ने आते हैं उनके साथ क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इतना कहकर मैं लिंशाओ का हाथ पकड़कर आंखें बंद किए सीधे माइनफील्ड में घुस गया। पीछे से दर्जनों गुंडे बड़े बड़े चाकू लेकर हमारे पीछे दौड़ पड़े। किसी ने चिल्लाकर कहा कि वो लोग माइनफील्ड में घुस गए हैं, जल्दी पीछा करो। वे ये भी पीछे से गर्जा कि जो इन्हें पकड़कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम का नाम सुनते ही सारे गुंडे पागलों की तरह हमारे पीछे दौड़ पड़े। मैं हर कदम बहुत संभाल कर रख रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित आगे बढ़ते गए। लेकिन अगले ही पल पीछे से एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। हमारे पीछे दौड़ रहे गुंडे एक एक करके हर लैंडमाइन पर पैर रख रहे थे। धमाकों की आवाज पूरे जंगल में फैल गई। माइनफील्ड के किनारे खड़ा वे ये सब देखकर पूरी तरह सुन्न रह गया। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, क्या ये सच में इतना मनहूस है? वैये के हाथ में पकड़ी तलवार कांप रही थी। उसकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थीं कि जैसे बाहर निकल आएंगी। मैं खुद भी हैरान था। कभी कभी लगता था कि मेरी ये मनहूस किस्मत बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा काम की है। लेकिन तभी जब मुझे लगा कि अब हम बच गए हैं, अचानक मेरे पैर के नीचे से धातु टकराने की आवाज आई। लिन शाओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराकर बोला, फेंग जी तुम। मैंने नीचे देखा और लंबी सांस ली। लगता है मेरी किस्मत आज भी वैसी ही है। पीछे वाले लोग तो लैंडमाइन पर चढ़े थे, लेकिन मैं इस पूरे माइनफील्ड में बची हुई इकलौती पुरानी बॉम्ब पर आ खड़ा हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के समय की एक अनएक्सप्लोडेड एरियल बॉम्ब थी। इसका फ्यूज अभी भी एक्टिव था। अगर मैंने पैर जरा सा भी हटाया तो 50 मीटर तक कुछ भी नहीं बचेगा।
लिन शाओ के पैरों से ताकत निकल गई। वो वहीं बैठ गया और डर से कांपने लगा। मैंने हल्की हंसी के साथ कहा कि लिन शाओ, तुम चले जाओ। अगर ये फटी तो हमारी राख भी अलग नहीं होगी, तुम्हारे माँ बाप भी हमें अलग नहीं कर पाएंगे। लिन शाओ गुस्से में चिल्लाया कि बकवास मत करो, अगर मरना पड़ा तो साथ मरेंगे। मैंने सिर हिलाकर कहा कि बेवकूफ़ मत बनो। तुम चले जाओगे तो शायद मैं कोई रास्ता निकाल लूं, लेकिन तुम यहीं रहे तो बस मेरे साथ मरोगे। हम दोनों अभी बहस ही कर रहे थे कि वेइये ने हमारी परेशानी समझ ली। वो चालाकी से मुस्कुराया। खुद माइनफील्ड में आने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपने आदमियों से एक लंबा बांस मंगवाया जिसके आगे लोहे की तेज छुरी बांधी गई थी। वह ये दूर खड़े खड़े चिल्लाया कि मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं, इसकी टांग में छुरा मारो, जैसे ही इसका पैर हिलेगा बॉम्ब खुद सबका काम तमाम कर देगी। मैंने चिल्लाकर कहा कि अगर बॉम्ब फटी तो तुम भी मरोगे। वे ये पागलों की तरह हंस पड़ा। उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मनहूस की वजह से बर्बाद होने से अच्छा है सब साथ मर जाएं। अगले ही पल बांस पर बंधी छुरी मेरी टांग में घुस गई। तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया। मेरा शरीर कांप उठा, मेरा पैर भी फिसलने ही वाला था। उसी समय लिनशाओ दौड़कर आया और उसने अपने हाथों से उस छुरी को पकड़ लिया। धार ने उसकी हथेलियां चीर दी और खून बहने लगा। वे ये जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने लोगों से कहा कि एक और वार करो, लेकिन दूसरी बार छुरा आने से पहले ही अचानक पूरा आसमान काला पड़ गया। तेज आंधी चलने लगी। बादल जोहर जोहर से गरजने लगे। मैंने आसमान की तरफ देखा। पता नहीं क्यों पहली बार मुझे अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। मैं मन ही मन बोला कि क्या ऊपर वाला आखिर मुझे लेने आ गया। अगले ही पल आसमान चीरती हुई एक भयानक बिजली गिरी। वो सीधी जाकर वेइये के हाथ में पकड़े हुए उसी गीले बांस पर गिरी। बांस गीला था, आगे बंधी छुरी लोहे की थी और वेइये उसी को पकड़े खड़ा था। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। अगले ही पल वेइये के पूरे शरीर से नीली चिंगारियां निकलने लगीं। उसके बाल सीधे खड़े हो गए। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा और वो बिना आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन बिजली गिरने से जमीन भी जोर से हिल गई। मेरे पैर के नीचे दबी पुरानी बॉम्ब भी उस झटके से हिल गई। मुझे नहीं पता उस वक्त ताकत कहाँ से आई। जैसे ही उसका फ्यूज ऊपर उछला, मैंने पूरी ताकत से लिनशाओ को पकड़कर पास के एक बड़े गड्ढे में धक्का दे दिया। अगले ही पल आसमान हिला देने वाला धमाका हुआ। एक विशाल आग का गोला ऊपर उठा और मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक बर्फ जैसी ठंडी ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाया। एक ठंडी आवाज सुनाई दी कि आखिर तुम जाग गए। मैंने सिर घुमाकर देखा। सफेद कोट पहने एक डॉक्टर खड़ा था। उसके हाथ में सर्जिकल नाइफ थी जिस पर लगा खून वो आराम से साफ कर रहा था। ये जगह पूरे कॉम्पाउंड की सबसे डरावनी जगह थी। मेडिकल डिपार्टमेंट, जहां लोगों के ऑर्गन्स निकालने का पूरा सेटअप चलता था। मैंने घबराकर पूछा कि लिनशाओ कहाँ है। डॉक्टर ने कहा कि वो तुमसे ज्यादा लकी निकला। जनरल को लगा कि उसके अंदर अभी काम की वैल्यू है, इसलिए उसे पीछे पहाड़ी वाले विला में भेज दिया गया है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र डॉक्टर के हाथ में पकड़ी नाइफ पर गई। मैंने गंभीर होकर कहा कि एक सलाह मान लो, ये ऑपरेशन मत करना। डॉक्टर हंस पड़ा। उसने पूछा कि क्या अब जाने की भीख मांग रहे हो। मैंने सिर हिलाया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। अगर तुमने मेरे ऊपर नाइफ चलाई तो मुझे नहीं, तुम्हारे इस ऑपरेशन रूम को खतरा है। डॉक्टर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि वो साइंस पर भरोसा करता है। वो यहाँ का सबसे अच्छा सर्जन है। उसके हाथ कभी नहीं कांपते। उसे यकीन नहीं कि मेरा पेट खोलते ही कोई भूत निकलकर उसे काट लेगा। उसने जैसे ही बात खत्म की, ऊपर लगी ऑपरेशन लाइट अचानक अपने आप टूटकर नीचे आ गिरी। वो सीधी डॉक्टर की पीठ पर लगी। डॉक्टर दर्द से चीखा और वहीं गिर पड़ा। मैंने बेबस होकर लंबी सांस ली, फिर कहा कि मैंने पहले ही समझाया था, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था। डॉक्टर कांपती आवाज में बस इतना कह पाया कि तुम इंसान नहीं, शैतान हो। इतना कहकर वो बेहोश हो गया। मैं किसी तरह ऑपरेशन रूम से बाहर निकला, लेकिन पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट पहले ही अफरा तफरी में बदल चुका था। कहीं आग लग गई थी, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर फट रहे थे। हर तरफ लोग जान बचाकर भाग रहे थे। लोग चीख रहे थे कि वो मनहूस फिर बाहर आ गया, जल्दी भागो। लगता था अब पूरे कंपाउंड में मेरा नाम फैल चुका था, लेकिन मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। मुझे सिर्फ लिनशाओ को ढूंढना था। डॉक्टर ने बताया था कि उसे पीछे पहाड़ी पर बने विला में भेजा गया है। वही जनरल रहता था। वही पूरे कंपाउंड का सबसे बड़ा मालिक था। लोग कहते थे कि उसने एक खूंखार बाघ पाल रखा है जो इंसानों को जिंदा खा जाता है। मैं अपनी घायल टांग घसीटते हुए बाहर पहुंचा। वहां खड़ी पेट्रोल गोल्फ कार्ट पर चढ़ गया और उसे स्टार्ट कर दिया। कई गार्ड्स ने अपनी गन उठाकर मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने बिना रुके एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। एक गार्ड जोर से चिल्लाया कि गोली मत चलाओ, कहीं फिर से कोई धमाका न हो जाए। गार्ड्स बस एक पल के लिए हिचकिचाए और मुझे बस उसी एक पल की जरूरत थी। मैंने गोल्फ कार्ट को पूरी स्पीड में निकाल दिया और सीधा चेक पॉइंट पार कर गया।
घबराहट में मैंने स्टीयरिंग ज्यादा घुमा दिया। कार्ट का बैलेंस बिगड़ गया और उसका पिछला हिस्सा पास खड़े फायर हाइड्रेंट से टकरा गया। अगले ही पल तेज प्रेशर से पानी का फव्वारा आसमान तक उठ गया। जो गार्ड्स मुझे पकड़ने दौड़ रहे थे वो सब उसी पानी की तेज धार में उड़कर इधर उधर जा गिरे। इसी तरह धमाकों और अफरा तफरी के बीच में किसी तरह पीछे पहाड़ी वाले विला तक पहुंच गया। विला के बाहर भारी सिक्योरिटी थी, इतने गार्ड्स थे कि अंदर घुसना नामुमकिन लग रहा था। तभी मेरी नज़र दूसरी मंजिल की बैल्कनी पर पड़ी। लिन सियाओ को मिलिट्री यूनिफॉर्म पहना एक मोटा आदमी कोने में धकेल रहा था। वो हंसते हुए कह रहा था कि वेइये के साथ रहकर क्या मिलेगा, मेरे साथ रहोगे तो आराम की जिंदगी मिलेगी। लिन सियाओ के हाथ में एक फूलदान था। वो पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने नीचे से पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे आवाज दी, फेंगजी यहाँ है। लेकिन मेरे और विला के बीच दो भारी लोहे के दरवाजे थे। उनके सामने दो बड़े पिटबुल कुत्ते जंजीरों से बंधे हुए थे। मुझे देखते ही दोनों पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़े। मैं भी घबरा गया और जोर से चिल्लाया कि हट जाओ। और तभी फिर वही अजीब चमत्कार हुआ। मेरे पास पहुंचते ही दोनों पिटबुल आपस में टकराकर लुढ़क गए। उनकी जंजीरें एक दूसरे में उलझ गईं। कुछ ही सेकंड में दोनों खुद ही उसी जंजीर में बुरी तरह फंस गए और उनकी आंखें पलट गईं। लोहे का दरवाजा भी उनके जोरदार झटके से खुल गया। मैं बिना रुके विल्ला के अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे सामने एक विशाल बंगाल टाइगर लेटा हुआ था। मुझे देखते ही वो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला और इतनी जोर से दहाड़ा कि मेरी टांगें कांपने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये तो जानवर है, इस पर मेरी बदकिस्मती वाला रूल भी शायद काम न करे। टाइगर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली। लगा इस बार सच में सब खत्म है। लेकिन जैसे ही टाइगर मुझ पर छलांग लगाने वाला था, बाहर से अचानक जोरदार धमाका हुआ। दरअसल जो गोल्फ कार्ट मैं चलाकर लाया था, टक्कर के बाद उसकी बैटरी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फट गई थी। उस धमाके की आवाज सुनकर टाइगर खुद डर गया। उसी पल ऊपर लटका भारी क्रिस्टल शैंडेलियर अचानक टूटकर उसके ऊपर आ गिरा। जंगल का राजा उसी के नीचे पूरी तरह दब गया। टाइगर अंदर जोर जोर से दहाड़ता रहा, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाया। मैं हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। अब तो लग रहा था कि मेरी मनहूस किस्मत जानवरों पर भी असर करने लगी है। लेकिन मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं तुरंत दूसरी मंजिल की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही देखा कि जनरल लिन शाओ को बैल्कनी की रेलिंग पर दबाकर खड़ा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, उसे छोड़ दो। जनरल पलटकर मुझे देखते ही डर गया। उसने हैरानी से पूछा कि तुम ऊपर कैसे आ गए और मेरा टाइगर कहाँ है। मैंने शांत होकर जवाब दिया कि तुम्हारी बड़ी बिल्ली अभी नीचे शैंडलियर के साथ खेल रही है, चाहो तो तुम भी जाकर उसके साथ खेल लो। जनरल गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत गन उठाई और मेरी तरफ गोली चला दी। गोली चलते ही मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन दर्द महसूस नहीं हुआ। उसकी जगह एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो देखा जनरल अपना हाथ पकड़कर दर्द से तड़प रहा था। गन की गोली बैरल में ही फंस गई थी। जोरदार दबाव से गन का हिस्सा पीछे की तरफ फट गया। उड़ता हुआ लोहे का टुकड़ा सीधे जनरल के मुंह पर लगा। उसकी दो आगे की दांत टूट गए और उसका आधा कान भी कट गया। जनरल दर्द से उछलकर पीछे गिरा और लुढ़कता हुआ दूसरी मंजिल से नीचे जा गिरा। उसकी किस्मत भी कमाल की थी। वो सीधा उसी टाइगर के पास गिरा जो अभी भी चैंडलियर के नीचे फंसा हुआ था। टाइगर पहले से ही गुस्से में था। जनरल उसके सामने गिरते ही उसने उसकी टांग दबोच ली। जनरल की दर्द भरी चीख पूरे विला में गूंज उठी। मैंने मौका देखा, लिन सियाओ का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो छत पर चलते हैं। लिन सियाओ घबराकर बोला कि फंग जी, क्या आज हम सच में मर जाएंगे। मैंने दूर आसमान की तरफ देखा। वहां कई हेलीकॉप्टर हमारी तरफ उड़ते दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते। लिन सियाओ खुशी से चिल्लाया कि पुलिस आ गई, हम बच गए। लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। इंटरनेशनल ऑपरेशन इतनी जल्दी होना मुमकिन नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद हेलीकॉप्टर विला के ऊपर आकर रुक गए। उनके लाउडस्पीकर से आवाज आई, लेकिन वो चाइनीज नहीं थी। तभी मुझे समझ आ गया, इस ये पुलिस नहीं, जनरल की अपनी आर्म्ड फोर्स थी। वो हमें खत्म करने आ चुके थे। एक हेलीकॉप्टर से रस्सी की सीढ़ी नीचे आई। पूरी तरह हथियारों से लैस कई सैनिक उस पर फिसलते हुए नीचे उतरने लगे। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर उन सबकी गन की नालें मेरी तरफ उड़ गईं। मैं अचानक मुस्कुरा दिया। मैंने लिनशाओ से पूछा कि क्या तुम्हें किस्मत पर भरोसा है। फिर मैंने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत तब होती है जब कोई मुझ पर गन तानता है। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली। ये वही पावरफुल एनेस्थेटिक थी जो मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से निकलते वक्त चुपचाप उठा लाया था। अभी तक उसका सील भी नहीं टूटा था, लेकिन मेरा इरादा उसे किसी पर फेंकने का नहीं था। मैंने बोतल जमीन पर दे मारी। उसी पल अचानक घाटी से तेज आंधी चलने लगी। उस तेज हवा ने टूटकर बिखरी हुई एनेस्थेटिक को हवा में फैला दिया। साथ ही छत पर सूख रही कई बड़ी चादरें भी हवा में उड़ गईं। वो चादरें सीधे ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर की तरफ गईं और पल भर में उसके पूरे सामने वाले शीशे पर चिपक गईं। पायलट की नज़र पूरी तरह बंद हो गई। हेलीकॉप्टर बुरी तरह हिलने लगा। कंट्रोल खोते ही वो पास खड़े कई साल पुराने बड़े पेड़ से जा टकराया। धड़ाम।
हेलीकॉप्टर का रोटर टूट गया, उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और वो तिरछा उड़ता हुआ सीधे पास बने हथियारों के गोदाम की तरफ जा घुसा। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। एक छोटा सा मशरूम क्लाउड आसमान में उठ गया। भयानक ब्लास्ट ने रस्सी से उतर रहे आधे सैनिकों को हवा में उछाल दिया, बाकी आधे अभी भी रोप लैडर पर लटके हुए थे और हेलीकॉप्टर के मलबे के साथ आग में जा गिरे। पूरा कॉम्पाउंड जोर जोर से हिलने लगा, चारों तरफ दीवारें गिरने लगी। असली तबाही अब शुरू हुई थी। मैं छत पर खड़ा बेबस होकर कंधे उचकाते हुए बोला कि देखा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अपने आप हो गया। आग इतनी तेज फैल चुकी थी कि पूरा कॉम्पाउंड जलने लगा। जो लोग कुछ देर पहले दूसरों पर हुक्म चला रहे थे, अब जान बचाकर खरगोश से भी तेज भाग रहे थे। तभी लिंसाओ ने दूर की तरफ इशारा किया। वो चिल्लाया, फंगजी, उधर देखो। मैंने देखा कि कंपाउंड का मुख्य दरवाजा कई आर्मर्ड व्हीकल ने तोड़ दिया था। उन पर चाइना पुलिस लिखा हुआ था। उस पल लाल और नीली फ्लैशिंग लाइट मुझे जिंदगी की सबसे खूबसूरत रोशनी लगी। अगले ही पल जोरदार आवाज गूंजी, कोई हिलेगा नहीं। चाइना पुलिस स्पेशल पुलिस टीम ने कुछ ही मिनटों में पूरे कंपाउंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। अभी तक जो स्कैमर लोगों को डराते फिर रहे थे, वही पुलिस को देखकर ऐसे रोने लगे जैसे उन्हें अपना परिवार मिल गया हो। हर कोई हाथ आगे बढ़ाकर चिल्ला रहा था कि मुझे गिरफ्तार करो, मैं अपराधी हूँ, मुझे जेल भेज दो, बस मुझे इस मनहूस आदमी से दूर ले चलो, मैं अपने देश जाकर कानून की सजा भुगत लूंगा। कुछ लोग तो हथकड़ी पहनने के लिए आपस में लड़ने तक लगे थे। मैं लिंशाओ का सहारा लेकर धीरे धीरे मलबे से बाहर निकला। एक जवान पुलिस ऑफिसर मुझे देखकर रुक गया। उसने पूछा, तुम जांगफेंग हो? मैंने थकी हुई मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ऑफिसर ने मेरे पीछे फैली पूरी तबाही देखी, फिर चुपचाप एक लंबी सांस ली। उसने पूछा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ? मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि अगर मैं कहूँ ये सब सिर्फ एक्सीडेंट था, तो क्या आप मानोगे? ऑफिसर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए हैरानी और सम्मान दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद मुझे और लिंशाओ को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में बैठा दिया गया। एम्बुलेंस के अंदर लिंशाओ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बोला, फेंग जी, हम सच में बच गए। मैंने एम्बुलेंस की छत की तरफ देखते हुए लंबी सांस ली और कहा कि हाँ, आखिर ये बुरा सपना खत्म हो गया। एम्बुलेंस धीरे धीरे कॉम्पाउंड से बाहर निकलने लगी। मुझे लगा अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी लिंशाओ अचानक चुप हो गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, फिर अपनी जेब से एक वेट टिश्यू निकाला और आराम से अपने चेहरे की कीचड़ और आंसू साफ करने लगा। उसने धीरे से कहा, जैंग फेंग, क्या तुम्हें पता है? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम मुझे बचाओ। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने तुरंत पूछा, फिर किस लिए? लिनशाओ के होठों पर धीरे धीरे एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। लिनशाओ हल्की मुस्कान के साथ बोला कि वे ये बहुत बड़ा बेवकूफ था, इतने बड़े कंपाउंड पर बैठा था, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानता था। मैं तो कब से इस पूरे कंपाउंड पर कब्जा करना चाहता था। मुझे बस ऐसी आग चाहिए थी जो सब कुछ जलाकर साफ कर दे, ताकि मैं शुरू से नया खेल शुरू कर सकूं। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि, और तुम वही सबसे काम की आग थे। मैं उसे घूरता रह गया। मेरे पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि, तुम भी इनके मैनेजर थे? लिंसाओ ने अपने बिखरे बाल ठीक किए और शांत होकर बोला कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। उसने कहा कि उसका असली प्लान ये था कि मैं वेये को खत्म कर दूं और उसके बाद वो खुद सामने आकर पूरा कॉम्पाउंड अपने हाथ में ले ले। लेकिन उसे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बदकिस्मती इतनी खतरनाक निकलेगी कि पूरा कॉम्पाउंड ही उड़ जाएगा। उसने अफसोस जताते हुए कहा कि खैर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मर चुका है, जनरल भी मर चुका है, सारे सबूत आग में जल गए। अब कहानी बहुत आसान है। वो एक बेगुनाह पीड़ित बनकर अपने देश लौटेगा, मैं एक हीरो कहलाऊंगा और वो साफ पहचान के साथ फिर से अपना एम्पायर खड़ा कर लेगा। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुका। पता नहीं कब उसके हाथ में एक सिरिंज आ चुकी थी। वो मुस्कुराकर बोला कि लेकिन एक दिक्कत है, तुम बहुत कुछ जान चुके हो, इसीलिए सबसे अच्छा यही होगा कि एम्बुलेंस में ज्यादा चोट लगने की वजह से तुम्हारी मौत हो जाए। कितना परफेक्ट एंडिंग होगा, है ना? सिरिंज की नोक मेरी गर्दन से बस कुछ सेंटीमीटर दूर थी, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। मैं बस उसे दुख भरी नजरों से देखता रहा। फिर धीरे से कहा कि लिन सियाओ, तुमने सब कुछ सोच लिया, लेकिन एक बात भूल गए। वो रुक गया और बोला कि कौन सी बात? मैंने शांत आवाज में कहा कि मेरी बदकिस्मती ऐसे ही काम नहीं करती। ये सिर्फ उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर करती है जिनके दिल में मेरे लिए बुरी नीयत होती है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि इसलिए इतने सालों तक मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि तुम मेरे भाई थे। लेकिन अब मैंने अफसोस भरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा कि अब तुम मुझे मारना चाहते हो, और जैसे ही तुम्हारे मन में मुझे मारने का इरादा आया, तुम भी उसी दायरे में आ गए। ये सुनते ही उसने घबराकर सिरिंज मेरी गर्दन में घोंपने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी पल एम्बुलेंस सड़क के एक गहरे गड्ढे से गुजर गई। पूरी गाड़ी जोर से उछली। लिंचाओ का बैलेंस बिगड़ गया। वो आगे की तरफ गिर पड़ा।
उसके हाथ में पकड़ी सिरिंज सीधी उसकी अपनी जांग में धंस गई। पूरा जहरीला इंजेक्शन एक ही पल में उसके शरीर के अंदर चला गया। लिन शाओ दर्द से चीख उठा। उसने घबराकर सिरिंज बाहर खींची। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वो डर के मारे लगातार चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसने मेरे कपड़े कसकर पकड़ लिए। उसकी आंखों में सिर्फ डर ही डर था। जहर बहुत तेज था। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर उसके मुंह से झाग निकलने लगा। पुलिस ऑफिसर ने मेरी पूरी बात सुनने के बाद गहरी सांस ली। उसने धीरे से कहा कि मतलब पूरे क्राइम सिंडिकेट के सारे बड़े लोग खत्म हो गए। वे ये बिजली लगने से मरा। मेडिकल डिपार्टमेंट का डॉक्टर ऑपरेशन लाइट के नीचे दबकर मर गया। जनरल को टाइगर ने मार डाला। और असली मास्टरमाइंड लिन शाओ अपने ही जहर के इंजेक्शन से मर गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि और तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई? मैंने हल्का सा सिर हिलाया। फिर मुस्कुराकर कहा कि मैंने पहले ही बताया था, मेरे पास बदकिस्मती वाली स्पेशल पावर है। पुलिस ऑफिसर ने अपनी नोटबुक बंद की। उसकी नज़रें बहुत देर तक मुझ पर टिकी रहीं। कुछ पल बाद उसने कहा कि जियांग फेंग, ऊपर से तुम्हारे लिए एक खास बुलावा आया है। मैंने हैरानी से पूछा कि किसका बुलावा? ऑफिसर ने गंभीर आवाज में जवाब दिया कि नेशनल सुपरनैचुरल लॉ डिफेंस ब्यूरो। वो आगे बोला कि तुम्हारी ये अजीब पावर अगर अपराधियों के खिलाफ इस्तेमाल की जाए तो ये देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक लेवल वेपन से कम नहीं है। फिर वो मुस्कुराया और बोला कि अब तुम्हें नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। बाहर धूप खिली हुई थी। उसी वक्त एक आवारा कुत्ता मेरे पास से गुजरा। वो मुझे देखकर भौंकने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसला और वो चारों पैरों के बल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैं ये देखकर हंस पड़ा। लगता है मेरी ये अजीब जिंदगी अभी बस शुरू हुई है। जब तक मेरे दिल में इंसाफ रहेगा, तब तक मेरी ये बदकिस्मती ही इस दुनिया में बुराई के खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार बनी रहेगी।